नमस्कार मित्रों। कई बार ऐसा लगता है कि कोई भी शायर अगर अपनी श्लाघा में कुछ कहना शुरू कर दे तो बड़ा अटपटा भी लगता है। लेकिन कुछ एक कद्दावर साहित्यकार अदीब ऐसे होते हैं, उनको हर चीज़ का हक है। मसलन अब गालिब ने ये कहा कि ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुम्हें हम वली समझते जो न बादाखार होता। मतलब उसकी उड़ान इतनी ऊंची गालिब की, और गालिब खुद अपने बारे में शेर लिख रहा है और ख़ुद वो जानता है कि उसकी कमियां क्या हैं और उन कमियों का जिक्र भी कर रहा है वो, और साथ साथ ये भी अपने आप को बता रहा है कि कितना बड़ा। लेकिन ऐसा नहीं था, गालिब ने बहुत कंजूसी से काम लिया हो। जहाँ ज़रूरत पड़ी उसने अपने से बेहतर शायरों की तारीफ़ भी कर मारी। हालांकि गालिब से तवक्को नहीं की जाती अक्सर, लेकिन रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं ज़माने में कोई मीर भी था। तो मीर को रेख्ता के मामले में, भाषा के मामले में इन्होंने अपने से बेहतर शायर माना, कबूल किया। ये बहुत बड़ी बात। गालिब के मुंह से तो ये कम्प्लीमेंट किसी को मिल जाए तो वो तो समझ लीजिए कालजयी अपने आप हो गया। और इसी तरह से ये दूसरी बात जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो फ़िराक साहब की। अब फ़िराक साहब का जो मूड है, मूड स्विंग्स, उनसे पार पाना मुमकिन नहीं होता था। सभी के पास उनके ढेरों संस्मरण हैं, और ढेरों संस्मरणों में सब ने एक बात कबूल की है कि ज़िंदगी में अगर किसी शख्स को वो पसंद करते थे, प्यार करते थे और इज़्ज़त करते थे किसी की, तो वो एक ही शख्स से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला से वो दबते भी थे, डरते भी थे, और निराला से दोस्ती भी बड़ी अटूट और उनका सम्मान भी बेपनाह करते थे। और ये फ़िराक ने भी अपने बारे में एक शेर लिखा था मित्र, उसका भी जिक्र कर लेते हैं कि आने वाली नस्लें, ये दूसरों को बता रहे हैं, उनका हक है बताने का, लेकिन अब ये खुद अपनी तारीफ़ में ये बात कह देना भी बड़ा अजीब लगता है। लेकिन कुछ एक शख्सियतें मित्रों इतनी कद्दावर हो जाती हैं कि जो भी कह दें 100 गुना उनको माफ़। तो फ़िराक भी उसी श्रेणी में आते हैं जब वो एक शेर कहते हैं कि आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों, कि आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों, और जब उनको मालूम ये होगा तुमने फ़िराक को देखा है। तो सिर्फ वो समझते थे कि आने वाली नस्लें भी इस बात पर गर्व करेंगी कि तुम लोग जब ये कोट करोगे कि आपने फ़िराक को देखा है। तो मित्रों, मैं ये कह नहीं सकता कि मेरे पर कोई गर्व करे ना करे, लेकिन फ़िराक को तो मैंने भी देखा है और एहतराम के साथ देखा है। मुझे उनके सामने झुकने का और उनके पाँव को छूने का मौका भी मिला, और वो बड़ी अजीब शख्सियत, अजब तरह की। कुछ एक बातें उनके बारे में बांट लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह किस्सा एक मुंबई का है, बड़ा मशहूर। संस्मरणों में उसने इस्मत चुगताई ने, जो प्रख्यात उर्दू लेखिका हैं, लेखिका रही हैं, थी, अब तो खैर नहीं कहा जा सकता। तो एक बार क्या हुआ कि इस्मत चुगताई से फिल्म अभिनेत्री नादिरा ने गुजारिश की कि एक बार फ़िराक साहब से बात करने का मौका तो दो और मौका दिलवाओ, और मैं चाहती हूँ कि वो गुफ्तगू उनसे कुछ थोड़ी सी हो जाए। अब उसके बाद क्या हुआ कि नादिरा वैसे फ़िराक साहब से दोस्ताना ताल्लुकात ज़रूर रखती थी, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन उस दिन सुबह सुबह ही जब ये नादिरा के घर पे आए मिलने के लिए, नादिरा का ये इनविटेशन था, आमंत्रण था कि आप तशरीफ़ लाइए, कुछ आपसे अदबी गुफ्तगू हो जाएगी और मैं कुछ साहित्यिक बातें, मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा। अब वो नादिरा के पास जब गए तब भी वो पूरे होश में नहीं थे। उन्होंने सुबह सुबह पीनी शुरू कर दी थी, और पीने के बाद तो फ़िराक साहब 7वें आसमान पे पहुंच जाते थे। और उनके मुंह से जो जो लफ्ज़ निकल रहे थे, कई बार उनको हैंडल करना, उनको संभाल पाना मुमकिन नहीं होता। कई बार ऐसा हो जाता था। अब नादिरा ने बड़ी परेशानी की, मैंने तो अदबी बातचीत के लिए बुलाया था और ये कमबख्त तो बिल्कुल ही अपनी होशोबास खोए बैठा है, क्या करूं? ये मौका ही नहीं दे रहा बात शुरू करने का। तो उसने फ़ौरन इस्मत चुगताई को फ़ोन किया कि आओ तुम संभालो इसको, ये तो बिल्कुल ही बेसुरा राग जो है उस तरह से बैठे हैं और कोई रेलेवेंट बात, कोई प्रासंगिक बातचीत कर ही नहीं पा रहे। तो इस्मत चुगताई पहुंच गई,
उसको मालूम था कि इनको कैसे हैंडल किया जाता है, और जाते ही उसने फ़िराक साहब से आदाब वगैरह करने के बाद उसने कहा, फ़िराक साहब आपकी वो नज़म तो गज़ब की थी। उस नज़म ने तो टैगोर को भी मात कर दिया, उसको भी मात कर दिया, और बहुत सारे शायर आपसे पीछे छूट गए, और आज के वक्त में आप जैसा कोई महान शायर है ही नहीं, ये फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ ने कहा। तो उसने एक ऐसी अदबी बात आक्रामक मुद्रा में शुरू की कि अपने आप को संभाल पाना फ़िराक साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो गया, और वो एकदम उनका नशा धीरे धीरे काफ़ूर होने लगा कि वाकई मैं इतना बड़ा आदमी हूँ तो मुझे तो उस तरह से बात करनी चाहिए, और वो अदबी बात करने लगे। उन्होंने साहित्यिक चर्चा शुरू कर दी, कुछ एक अंग्रेज़ी शायरों की, अंग्रेज़ी पोइट्स की, उनके संस्मरणों की, और बिल्कुल माहौल बदल गया। नादिरा ने पूछा, ये तुम्हारे पास क्या है इस्मत, जो ऐसी कोई जो हल्दी की गांठ है जो लिए तुम सब कुछ सुंघा देती हो किसी को भी, तो उसके बाद वो तुम्हारे ऊपर जैसे फ़िदा हो जाता है तुम्हारी बातचीत पर, और तुम्हारे मुताबिक ही वो चलने लगता है। तो उसने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी एक कम्युनिकेशन की स्किल है, ये गज़ब की है। और ये सबसे ज़्यादा बीबीसी वालों ने जब इनके इंटरव्यू लिए तो उन्होंने, उनके कमेंट्स से, एम हनफी थे अपने वक्त के बहुत बड़े उर्दू के समीक्षक, उन्होंने खुद ये बात तस्लीम की कि एक कम्युनिकेटर के रूप में, एक संवाद करने वाले शख्स के रूप में फ़िराक का कोई मुकाबला नहीं है। आप किसी भी विषय पर उनसे बात करिए, आपको हाज़िर जवाबी इस कदर मिलेगी। और फ़िराक, जब ये नादिरा वाला किस्सा हुआ तो इस्मत ने कहा कि ये तो बेचारी घबराई गई थी, तो फ़िराक खुद बोले, तब तक वो काफ़ी होशो-हवास में आ चुके थे। उन्होंने कहा, नादिरा तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए कि गालियों को शायरी में बदलने का भी एक सलीका होता है। मैंने जो गालियाँ गोलियाँ दी होंगी तुम्हारे सामने, किसी को भी दी हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने दी वो गलत था, लेकिन अब गालियों को शायरी में बदलना हो तो फिर इस्मत की ज़रूरत पड़ जाती है। इस्मत चुगताई हर माहौल को डाइल्यूट करने में बड़ी सफल रहती थी, और उनके तेवर फ़िराक के हमेशा बागी विद्रोही रहते थे। कई बार हिंदी वालों से, उनकी हिंदी के कवियों से, साहित्यकारों से कई बार उनकी बहस बड़ी हो जाती थी कि आप लोग यार इतने मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल क्यों करते हो, जो शब्द उनके, जो उनका शिकायत जो थी उसके अल्फाज ये थे कि ऐसे शब्द क्यों लिखते हो जिन्हें सिर्फ कोशों में दफन किया जाता है। वो दफन रहते हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, और आप लोग उसको अदब में, साहित्य में इस्तेमाल करने लगते हो। तो बड़ा अजीब लगता है कि ये आप इतना जोखिम कैसे उठा लेते हो कि अपनी बात आपकी दूर तक पहुंच जाएगी, और आपकी जो भाषा है ये जनमानस के करीब क्यों नहीं आती। अब ये बात वो सरसरी तौर पे कह देते थे, लेकिन निराला के सामने नहीं कहे। उनकी हिम्मत नहीं थी कि निराला जी के सामने ऐसी बात कर दें। एक बार क्या हुआ कि फ़िराक साहब निराला जी को अपने घर ले आए। अब फ़िराक साहब की बीवी को मालूम था कि दोनों यार दोस्त हैं और खूब जम के पिएंगे भी और खाएंगे भी और सब कुछ करेंगे, और लड़ाई भी करेंगे, और उसके बाद फिर मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल दोस्ती का आलम ये था कि किसी बात पे उन्होंने, फ़िराक ने कह दिया कि निराला जी यार आज कोई कविता ही सुना दो। तो निराला जी ने उनके आग्रह वो भी टालते नहीं थे, उन्होंने कोई कविता पढ़नी शुरू की, और वो फ़िराक साहब अपनी आदत के मुताबिक वो नुक्स निकालने लग गए कि इसमें ये नक्स है, इसमें ये नक्स है, कि इसमें अगर आप ये शब्द इस्तेमाल ना भी करते तो निराला जी कौन सी बिजली टूट पड़ती। अब निराला के लिए ये बर्दाश्त करना संभव नहीं था। उन्होंने कहा, तुम्हारे जहन पे हमेशा अंग्रेज़ी के शायर, तुम अंग्रेज़ी पढ़ाते हो, अंग्रेज़ी तुम्हें रोटी देती है, तुम अंग्रेज़ी के शायरों के अलावा कोई बात तुम्हें करनी नहीं आती। तुम अपनी कोई नज़म पढ़ के सुनाओ, मैं उसमें 100 खामियाँ निकाल दूंगा। ये क्या हुआ, ये बड़ी बदतमीज़ी है कि मुझे बुलाकर मुझे खुद कह के कि कविता सुनाइए, और उसके बाद ये शुरू कर दिया मामला तनकीद का कि ये तो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। और इतना कह के निराला जी ने अपना गिलास साइड में रखा ठा करके और बाहर निकल आए। अब फ़िराक समझ गए कि क्या होगा। फ़िराक बाहर आए, बाहर आके उनके पैर पकड़े, गुरु मेरे छोटे हो या बड़े मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बड़ा शायर मानता हूँ, बड़ा महाकवि। इस देश में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक ही है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और आप बैठो गुरु, मैं आपको खुद छोड़ कर आऊँगा। नहीं कहते मैं चला जाऊँगा, मुझे रास्ता मालूम है अपने घर का। लेकिन फ़िराक साहब ने जब अपना नरम रवैया अपनाया, उसके बाद इनको कुछ अच्छे लफ्ज़ इनकी शान में कहे,
तब जाके निराला कुछ शांत हुए, लेकिन कहने लगे अब मैं दारू नहीं पीऊँगा तुम्हारे घर बैठ के, मुझे जाना है। एक बार मन उखड़ जाए तो मैं वहाँ बैठता नहीं। तो फिराक साहब ने फ़ौरन एक रिक्शा वाले को बुलाया, आवाज़ दी, उसको बुलाया, उसको पैसे भी दिए दारागंज तक पहुंचाने के, और उसको ये भी कहा कि ये तो जो तुम जो पैसे मांग रहे हो ये तो वो पैसे हैं, और ये अलग से इतने पैसे इसलिए कि तुम इनको हिफाजत से घर छोड़ के आओगे और मुझे बताओगे आके। मतलब एक दूसरे का इतना फ़िक्र, इतना सम्मान, ये अद्भुत था मित्रों। और उस काल के लोग लड़ते भी थे तो अदब की बातों पर लड़ते थे, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और जाते जाते मैं आपको थोड़ी सी बात ये भी बता दूं, हर एक के अलग अलग शौक़ थे। सुमित्रानंद पंत से किसी ने पूछा कि आपने ये बाल जो हैं ये कैसे रखे हुए हैं, तो उनका जवाब था कि बचपन में मुझे नेपोलियन बोनापार्ट के बाल बड़े पसंद थे, और मैंने तभी फैसला कर लिया था कि बाल रखूँगा तो नेपोलियन बोनापार्ट जैसे। और इस तरह से उनके घुंघराले बाल जो है नेपोलियन बोनापार्ट की तरह से, उसी शैली में। ऐसी बड़ी दिलचस्प बातें मित्रों कभी कभी आपस में बांटते रहेंगे, और उससे साहित्यकारों के अंतर्मन के बारे में हमें एक तस्वीर जो है वो सामने आती रहेगी। शुक्रिया।